हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफ्तर। टुडेज माय कन्वर्सेशन इज अबाउट द कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या है? सर्द जंग, दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद अमेरिका और उसके अतहादी ममालिक एक तरफ थे और दूसरी तरफ रूस और उसके अतहादी ममालिक थे। एक तरफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट भी कहते हैं, और दुनिया का सबसे छोटा जो ग्लेशियर है वो बेल्जियम से बड़ा है। उसके मकाम पर उन्होंने दुनिया के आज 38 यूरोपियन बशमूल तुर्की और ग्रीस उसमें शामिल हैं। तो दूसरी तरफ जो रूस की स्टेट्स 12 स्टेट्स और उसके अलाइड फोर्सेस ने, यानी पोलैंड के कैपिटल वार्सा के मकाम पर उन्होंने वार्सा पैक्ट उन्होंने साइन किया, जिसके अंदर अल्बानिया, जिसके अंदर चिकोस्लोवाकिया, जिसके अंदर रोमानिया, बल्गारिया और इस किस्म के ममालिक शामिल हैं। पहली दूसरी जंग अजीम जो थी वो 1945 यानी 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई, और 1948 में जब रूस ने यूरोप को यानी ललचाई हुई नजरों से देखना शुरू कर दिया, जब उसको एक्सपेंशनिज्म और हेजेमनी की पड़ गई, तो यकीन करें जब अमेरिका था उसने इस चीज को खबरदार करते हुए उसने पूरे यूरोप पर यानी अपना डोमिनेंस और कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म की खातिर उसने ब्रसल्स हेडक्वार्टर के मकाम पर नेटो का उसने एक यानी बहुत बड़ा एक अलायंस उसने यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर उसने सिग्नेचर किया। और खासकर ये जो कोल्ड वार थी ये 1991 में जब जर्मनी की दीवारें बर्लिन गिर गई और रूस का जब फॉल हो गया, और रूस का जो अजीम सदर था मिखाइल गोर्बाचोव, उसकी दो पॉलिसी थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। उसके बाद जब रूस ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया, तो आज पूरी अमेरिका के अंदर यानी पूरी वर्ल्ड के अंदर अमेरिका जो है वो हाइपर सुपर पावर के तौर पर डिक्लेयर है। ये जो कोल्ड वार है इसमें यानी डायरेक्ट किस्म की कन्फ्रंटेशन और आई बॉल टू आई बॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन और द न्यूक्लियर एंड द हाईली डेंजरस एंड फॉर्मिडेबल इंस्ट्रूमेंट्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोल्ड वार जो है वो इनडायरेक्ट जंग है। जो डायरेक्ट जंग थी वो WW1 वर्ल्ड वार द 1 और वर्ल्ड वार द 2 के दरमियान यानी मुख्तलिफ जो अलाइड फोर्सेस थी और एक्सेस फोर्सेस थी। That's why पहली जंग अजीम में 1.5 करोड़ बंदा बुचर हो गया, और दूसरी जंग अजीम में 2.5 करोड़ और करोड़ों अरबों रुपए का यानी नुकसान हो गया। फिर जब कोल्ड वार का दौर शुरू हुआ तो इसमें यकीन करें दो ब्लॉक्स, एक तरफ यानी कैपिटलिज्म सरमायादारी का निजाम डोमिनेटेड जो सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स था, तो दूसरी तरफ सोशलिज्म और या मार्क्सिज्म या आप कह लें कि उसके अंदर कम्युनिज्म के बुनियाद पर एक तरफ अल्लाह, एक तरफ कुफर पैगनिज्म और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी डोमिनेटिंग यानी पीपल्स। दैट्स वाई पाकिस्तान के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर खान लियाकत अली खान को सबसे पहले जब रूस ने लेनिन ने दावत दी तो वो कोल्ड वार के दिनों में यानी वो उस तरफ ना गए, और अमेरिका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का आपस में प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो उधर चले गए। अब हम मुख्तलिफ वजूद देखते हैं कि इस दौर में बहुत सी जो अहम टर्निंग पॉइंट्स साबित हुए वो कौन से थे। आपने देखा है कि जब रूस ने यानी मशरकी जर्मनी में अपने कदम बढ़ा लिए तो उसने ग्रीस और तुर्की की तरफ उसने ललचाई हुई नजरों से देखना शुरू कर दिया। तो अमेरिका जो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा यानी वो इलेक्ट्रीफाइड था, इससे बहुत ज्यादा जेपरडाइजिंग सिचुएशन थी। तो अमेरिका का जो अजीम सदर था हैरी ट्रूमैन, उसने एक कांग्रेस में एक यानी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन उसने यानी एक नजरिया पेश किया, जिसके तहत बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और यानी हर लेवल पर जो एड है वो या ना सिर्फ ग्रीस को दी जाए, यूनान को दी जाए, बल्कि तुर्की को भी यानी रूस की जो टेंटिकल्स हैं, ऑक्टोपस के जो टेंटिकल्स हैं कम्युनिज्म की कंटेनमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। तुर्की जो इकोनॉमीज हैं उनको यानी सहारा दिया जाए और उनके लोगों को नई मोरल दी जाए। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी एक ट्रूमैन थी, जिसके तहत रूस के कंटेनमेंट के लिए उन्होंने ग्रीस और तुर्की और बहुत से यानी दूसरे ममालिक को उन्होंने काफी यानी उसने पोटेंशियल और उसने बहुत ज्यादा यानी सेफ गार्ड्स और सेफ्टी की अश्योरिटी और गारंटीज दी, और कहा कि आप पर हमला जो होगा वो गोया नेटो और अमेरिका पर यानी हमला कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक सैलिएंट फीचर ऑफ कोल्ड वार था। सेकंड, मार्शल प्लान। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
जो इंग्लैंड था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। गोस पर ब्लिट्स, जब जर्मनी के 400 तैयारे आते और उस पर बम्बार्डमेंट करके चले जाते, तो सर विंस्टन चर्चिल ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और यानी गरीब और अमीर को इंसाफ के बलबूते पर, यानी पूरे इंग्लैंड में इंसाफ का बोलबाला था, जिसके बलबूते पर उन्होंने जर्मनी को शिकस्त फाश दे दी। लेकिन उसकी खुद इकोनॉमी जो थी वो काफी बर्बाद हो गई। फ्रांस बिल्कुल डेबेकल हो चुका था। जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो भी बुलडोज हो चुकी थी और बहुत से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे, जितने भी यूरोपियन ममालिक थे, उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत ही वोलेटाइल किस्म की हो चुकी थी। यानी वो बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ द यानी डेबेकल एंड डिसइंटीग्रेशन एंड एनाहिलेशन ड्यू टू, यानी उन ममालिक को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए उस वक्त 13 बिलियन अमेरिकन डॉलर, वो आज के तकरीबन 130 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स बनते हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़, यानी इतनी ज्यादा आमदाद दी गई और जिसका बुनियादी मकसद जो था, फंडामेंटल और बेसिक एम था कि रूस जो है वो यूरोप के अंदर ज्यादा कंटेन ना कर, ज्यादा हेजिमनी ना कर सके, ज्यादा एक्सपेंशनिज्म ना कर सके, क्योंकि रूस की हमेशा ये आदत रही है कि जिसके साथ उसके यानी रिलेशन रहे हैं उसको उसने इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिकली एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बहुत ज्यादा आमदाद दी। जैसा अयूब खान के दौर में उसने हमारी बहुत सी इमदाद की और खासकर जनरल यहिया के दौर में उन्होंने हमें पाकिस्तान को स्टील मिल दी और कुतुब राज अता किया। तो इस तरह जो मार्शल प्लान था, जनरल मार्शल, उसके यानी सुपरविजन के तहत और उसके अम्ब्रेला के तहत पूरे यूरोप को बहुत ज्यादा यानी काफी ज्यादा अमदाद दी गई और मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी के दरमियान जो एक बाइफर्केशन हो चुकी थी, तो उन्होंने यानी मगरबी जर्मनी को बहुत ज्यादा यानी साउंड कर दिया और उसकी इकोनॉमी फिर बहुत ज्यादा बूस्टिंग मोराल की तरफ चली गई। आप BMW देखें, मर्सिडीज देख लें, फिर और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो यानी बहुत ज्यादा उसको यानी, और खासकर कोल्ड वार की जो सबसे बड़ी खूबी है वो बाइपोलराइजेशन था। उसके अंदर दो ताकतें थी, एक तरफ यानी रशिया डोमिनेटिंग यानी यू कैन से दैट जायंट, और दूसरी तरफ जो अमेरिका डोमिनेटिंग जायंट। और ये दोनों जो लेविएथन्स थे, ये दोनों ही जो जाइगेंटिक एंड ग्लोसल पावर्स थी, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज को न सिर्फ यूरोप बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और एशिया के अंदर भी और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर भी उन्होंने इनको प्रमलगेशन किया। जिस तरह रूस ने कोल्ड वार के दिनों के अंदर ही क्यूबा के साथ उसने बहुत ज्यादा अपने रिलेशन डेवलप किए, बोलिविया के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन डेवलप किए, और इसी तरह उसने यानी और जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी। फिर हम देखते हैं ये जो दोनों ब्लॉक्स थे, इनमें मजहबी तौर पर भी बहुत फर्क था, यानी माशी तौर पर भी बहुत फर्क था और सियासी तौर पर भी बहुत फर्क था। यानी एक तरफ कैपिटलिज्म था, यानी जहां पर आप जितना मर्जी पैसा खर्च करें, इट विल बी बाइफरकेटेड इनटू द हाईली पुअर एंड द रिच पीपल एंड देयर विल बी अ ग्रेट गल्फ, यानी अमीर लोग अमीरतर होते चले जाते हैं और गरीब गरीबतर होते चले जाते हैं। और रूस के अंदर जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है उसका बुनियाद ही इस फलसफे पर है कि जनाब मुल्क की पूरी जो प्रॉपर्टी है, मुल्क की जितनी भी एसेट्स हैं, वो सारे की सारी हुकूमत के बल के अंडर होंगी। और इस तरह अवाम को भरपूर तरीके से उनको यानी सेफ गार्ड दिए जाए, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन, उनकी एजुकेशन फ्रॉम ए टू जी ऑल विल बी फ्री। और एक तरफ यानी आप इस तरह कह रहे हैं कि इसी तरह कोल्ड वार के अंदर एक और बहुत सैलिएंट फीचर था कि उसके अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी, जिसके अंदर इंडिया का ग्रेट प्राइम मिनिस्टर यानी जवाहरलाल नेहरू और यानी मिस्र का बहुत अजीम सदर जमाल अब्दुल नासर और इसी तरह इंडोनेशिया का सदर सकारनो और इसी तरह जो मार्शल टीटू ऑफ यूगोस्लाविया था, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। ना उन्होंने रूस का साथ दिया और ना ही अमेरिका का साथ दिया, वो हमेशा इम्पार्शियल रहे। और इस तरह यानी इस दौर के अंदर ये एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। फिर हम देखते हैं कि व्लादिमीर जो लेनिन था वो बहुत बड़ा, जोसेफ स्टालिन था, इसके अलावा निकिटा खुरुशेव जो रूस के बहुत बड़े प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, वो हमेशा जो वेस्टर्न यानी कैपिटलिज्म थे उससे हमेशा अलर्जिक थे और हमेशा उसके खिलाफ वो हमेशा अपडेट करते रहे अपने पीपल्स को और उनको हमेशा वो डराते रहे। और इस तरह
یعنی ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر جو کولڈ وار کے دنوں میں جو سب سے زیادہ اس کے درمیان سٹفنس اور اس کے درمیان یعنی بہت زیادہ الارمنگ سچویشن آئی، وہ 1950 کی دہائی میں، جب ایک طرف امریکہ ڈومینیٹنگ یعنی ساؤتھ کوریا تھا اور دوسری طرف رشیا اور چائنا ڈومینیٹنگ نارتھ کوریا تھا، تو جن کے بلبوتے پر اس نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا، تو امریکہ نے یو این او کے یعنی پلیٹ فارم سے اور نیٹو کے پلیٹ فارم سے اس نے جنوبی کوریا کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس طرح بہت یعنی خون ریز قسم کی 4-5 سال کا جو کرائسس تھا، آخر کار اس کو ٹیبل پر اس کو سلوشن کر دیا گیا، اور یہ بھی کولڈ وار کا ایک بہت ہی سیلینٹ فیچر ہے۔ سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں ویتنام پر امریکہ کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر بہت زیادہ ناز تھا، اور اس نے شمالی جو ویتنام تھا اور جو ساؤتھ ویتنام تھا ان کو آپس میں لڑا دیا، اور وہ خود اس جنگ میں بہت زیادہ خون یعنی برے طریقے سے پھنس گیا، ایون کہ اس کے 50,000 فوجی مر گئے اور 50 لاکھ اس نے ویتنامی مار دیے۔ تو ایک طرف روس اور جو چائنا تھا، انہوں نے اپنے جو بلاکس تھا یعنی انہوں نے اپنے ویتنام کا بہت ساتھ دیا، اور امریکہ نے وہاں سے امریکہ بھاگ گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 1962 میں کیوبا کے مقام پر جب رشیا نے یعنی ڈپلائمنٹ آف دا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز، جب اس نے بر اعظمی جو میزائلز تھے، اس نے کیوبا جو میامی اور سان فرانسسکو سے بالکل ہی قریب تھا لیکن اپروکسیمیٹلی 70 کلومیٹرز اوے، تو امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو امریکہ کا جو گریٹ پریزیڈنٹ تھا جان ایف کینیڈی، اس نے اتنی بڑی نیوکلیئر یعنی یوٹیلائزیشن آف دا ہائیڈروجن اینڈ اس نے یعنی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو تباہ کرنے کی اسے دھمکی دے دی، اور اس نے کیوبا کو ملیامیٹ کرنے کی دھمکی دے دی، اور یہ 2 ہفتے کا جو کرائسس تھا جس میں نکیٹا خروشیف نے آخر کار بہت زیادہ وزڈم اور روڈیشن اور اس نے بہت ہی زیادہ اسٹریٹجیز کا مظاہرہ کیا، اور آخر اس نے ودڈرا کر لیا۔ لیکن ان کی اس پالیسیز پر چائنا جو تھا موزیتونگ اور چون لائی، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی، کیونکہ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا ایک گولڈن اور پلیٹینم اپرچونٹی تھا chance, and Russia has not successful in evading this brilliant chance and golden chance، اور وہ ودڈرا کر گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر جب روس نے 1979 پر 1,00,000 فوج کے ساتھ اس نے افغانستان پر ہیجمنی شروع کر دی، اس نے خاص کر پاکستان کا جو سمندر تھا بحیرہ عربین سی، اس کو کنفسکیشن کرنے کے لیے، اس پر یعنی قبضہ جمانے کے لیے، یوزرپیشن کرنے کے لیے اس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور یہ بھی تیسری جنگ عظیم کا ایک پیش خیمہ یعنی ثابت ہونے کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ آخر امریکہ کو اپنی شکست فاش کا بدلہ لینے کا چانس ملا، تو اس نے پاکستان کو استعمال کیا۔ تو اس طرح یہ کولڈ وار کے یہ جو بہت ہی زیادہ ایک اہم مواقع تھے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں ڈیٹونیشنز، یعنی جب روس نے خاص کر اس نے پہلا اٹامک بم کا اس نے جب یعنی اٹامک بم کا ایکسپلوژن کیا، اور اس کا وہ ڈیٹونیشن جو تھا وہ امریکہ کے لیے یعنی بہت زیادہ اس کو اور زیادہ الیکٹریفائی کر دیا، اور امریکہ سٹینڈ سٹل ہو گیا، اور اس نے پھر دوبارہ یعنی اس کے اندر کولڈ وار کے اندر بہت شدت آئی، اور انہوں نے اپنے جو رائبلز بلاکس تھے ان کے اندر مختلف قسم کی شرارتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یعنی اپنے رائبل کنٹریز کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی یعنی سرویلنس ایکٹیویٹیز شروع کر دی، جس میں U-2 طیاروں کا جو بہت بڑا ایک یعنی انسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں نکیٹا خروشیف نے پھر پاکستان کے جو اتھارٹیز نے ان کو دھمکی دی تھی کہ جنٹل مین ڈونٹ پلے ود دا فائر، ہینس فارورڈ، اگر یہ دوبارہ اس قسم کی مسٹیک ہوئی تو ہم پشاور کو اور پاکستان کے ہم نے سرخ دارہ لگا دیا ہے، تو ہم اس کو تباہ برباد کر دیں گے۔ پھر CTBT کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی اور NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ذریعے ڈیٹینٹ یعنی یہ جو کنفرنٹیشن کی سچویشن تھی، انڈائریکٹ کنفرنٹیشن، اس کو ریلیز کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے پھر مختلف قسم کے یعنی میزائلز کے پروگرام کو کنٹرول کرنے کے لیے، اٹامک اور ہائیڈروجن اور نیوکلیئر میزائلز پروگرامز کو کنٹین کرنے کے لیے مختلف قسم کے معاہدات ہوئے، جس میں روس اور امریکہ، فرانس یعنی چائنا اور انگلینڈ شامل ہوئے۔ تو اس طرح یہ کولڈ وار ہے، اور کولڈ وار جو ہے وہ ہمیشہ
जो थी वो फिर दोबारा 1900 यानी 1991 में जब रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, जब वो यानी उसने महदाए यानी जेनेवा के तहत जब उसने विदड्रॉ हर फोर्सेस, जब उसने अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल ली, तो इस तरह उसने अपनी जो शिकस्त थी उसको तस्लीम कर लिया। तो ये उसका डिबैकल हो गया। फिर उसकी 12 स्टेट जो थी वो उससे जुदा हो गई, और इस तरह जो उनका अजीम सदर था यानी मिखाइल गोर्बाचोव, उसने विजडम का मुजाहरा किया, उसने डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, उसने ग्रेट फॉरेन पॉलिसी दी, जिसके बलबूते पर पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के तहत उसने जो अपनी तरक्की जो थी यानी अपने अवाम की जो बिगड़ती हुई डिटोरियोरेशन सिचुएशन थी उसको दोबारा मेंटेन किया। और फिर उसने यानी अमेरिका का, अब भी रूस के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर आबदोजें हैं, अब भी उसके पास 5000 एटम बम हैं, अब भी उसके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, अब भी वो अमेरिका का मुकाबला डट के कर सकता है। तो मैं आखिर में यही कहूंगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट to discuss further about the Cold War in the second, you can say that second program or second video. Khuda Hafiz. Wish you good luck.